जब कोई बच्चा 10वीं पास करता है तो उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने होते हैं। मैंने तो अच्छे नंबर से 10वीं पास किया था। तो ये जो बात थी मुझे बहुत ही चुभी, बहुत ही ख़राब लगी कि टैलेंट भी ये सब चीज़ है मेरे पास, लेकिन सिर्फ पैसा नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सूरज। दोस्त, आज का जो ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाला है और ये वीडियो को मैं उन सभी स्टूडेंट को डेडिकेट करता हूं जो गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं अपना जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे मैं एक छोटे से शहर से यूपीपीसीएल जेईई बना। दोस्त, मेरी जो कहानी है वो मोटिवेशनल भी है और इंस्पिरेशनल भी है, इसलिए पूरा ज़रूर सुनिएगा। और आज मैं जो भी कहूँगा वो पूरे अपने दिल से कहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम सूरज है और मैं झारखंड के एक छोटे से शहर जमशेदपुर का रहने वाला हूँ। मेरी आरंभिक शिक्षा एक हिंदी मीडियम स्कूल से हुई है। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स किया है। मेरी कहानी शुरू होती है एक छोटी सी फैमिली से, जिसमें मेरी 2 छोटी बहन, मम्मी पापा और मैं हूँ। हमारा परिवार कोई मिडिल क्लास परिवार नहीं था। हमें हर दिन के खाने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता था। मेरे जो पिताजी हैं वो छोटे मोटे मजदूरी करके घर के खर्चे चलाते थे और मम्मी जो है वो सिलाई करके घर के खर्चों में हाथ बटाती थी। उस समय बचपन में मुझे पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। मैं पूरा दिन खेलते रहता था। पर जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था और समय बीत रहा था, मैं महसूस कर पा रहा था कि मुझ में और मेरे दोस्तों में कुछ अंतर है। मेरे दोस्तों के पास अच्छे खिलौने, अच्छे जूते, अच्छे कपड़े हुआ करते थे जो मेरे पास नहीं था। फिर मैं 10वीं में पहुंचा। 10वीं में जब लोग पहुंचते हैं तो वो इतना समझदार हो जाते हैं कि चीज़ों को समझ पाए। तो मैंने भी समझ लिया कि ये अंतर क्यों है। इसलिए मैंने पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिया और मैंने बहुत पढ़ा। और 2011 में जब 10वीं का मेरा रिजल्ट आया तो मेरा बहुत ही अच्छा नंबर आया। मेरे घर वाले और रिश्तेदार सब चौंक गए कि इसका इतना अच्छा नंबर कैसे आ गया। ठीक है, झारखंड का जो जमशेदपुर शहर है वो पढ़ाई का एक हब है। वहाँ बहुत ही अच्छे स्कूल है ना। प्राइवेट स्कूल बहुत सारे हैं। मेरे नंबर इतने अच्छे थे कि मैं किसी भी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले सकता था, है ना। लेकिन मेरे पास मेरे फैमिली के पास उतने पैसे नहीं थे। उस समय 2011 की बात है। उस समय 10 से 20,000 रुपया लगता था। अलग अलग स्कूल का अलग अलग रेट था, तो उतना हमारे पास नहीं था। इसलिए मैं अच्छे 12वीं के लिए अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं ले पा रहा था। तो ये जो बात थी मुझे बहुत ही चुभी, बहुत ही ख़राब लगी कि टैलेंट भी ये सब चीज़ है मेरे पास, लेकिन सिर्फ पैसा नहीं है। इसलिए मैं एडमिशन नहीं ले पा रहा हूँ, है ना। तो मैं बहुत उदास हुआ और उस समय सीखा कि पैसा का क्या इंपॉर्टेंस होता है। जब कोई बच्चा 10वीं पास करता है तो उसके आंखों में बड़े बड़े सपने होते हैं। मैंने तो अच्छे नंबर से 10वीं पास किया था, है ना। तो मेरे भी सपने बड़े थे। मुझे आईआईटी से इंजीनियरिंग करना था। लेकिन आप जानते हैं आईआईटी में दाखिला के लिए एक नेशनल लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना होता है, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है और तैयारी करने में लगते हैं पैसे, जो कि मेरे और मेरी फैमिली के पास नहीं था। मैं तो अच्छे स्कूल में एडमिशन भी नहीं ले पा रहा था। तैयारी का तो मैं सोच लीजिए तैयारी कर ही नहीं पाता। तो मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में था, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगा। तो मेरे बगल में एक भैया रहते थे, तो उनसे मैं अपनी सारी बातें शेयर करता था। तो उन्होंने मुझे बताया कि इतना उदास निराश रहने का कोई ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी में अनेक रास्ते। और फिर उन्होंने मुझे पॉलिटेक्निक के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि इस कोर्स को करने के बाद कोई भी भूखा नहीं मरता। फिर मैंने इस कोर्स के बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि जो सरकारी कॉलेज है उसमें बहुत ही कम फीस लगता है और मेरे शहर में एक ही सरकारी कॉलेज है ना। तो मैंने अपनी मम्मी से 200 रुपये लेके ये फॉर्म के लिए अप्लाई कर दिया। पर मुझे ये कोर्स करने का अंदर से बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त थे सब अच्छे स्कूल में जा रहे थे +2 करने के लिए और उनके सपने भी बड़े बड़े थे और मैं यहाँ अपने सपने को मार कर डिप्लोमा करने जा रहा था, पॉलिटेक्निक करने। तो मुझे अंदर से बिल्कुल ही मोटिवेशन फील नहीं होता था। लेकिन फिर भी ऐसा समय कैसा तगाजा था कि मुझे ये करना था। तो मैंने इसका प्रिपरेशन किया और फिर इसका एग्ज़ाम दिया। मुझे डिप्लोमा के एंट्रेंस एग्ज़ाम में 424 रैंक मिले और मेरे शहर में सिर्फ एक ही सरकारी कॉलेज था। और मुझे भाग्यवश भगवान की कृपा से मुझे उस कॉलेज के सबसे लास्ट इलेक्ट्रिकल का सीट मुझे अलॉट हो गया। अगर मुझे अपने शहर का सरकारी कॉलेज नहीं मिलता तो मेरे फैमिली के पास इतने पैसे नहीं थे कि मुझे कोई और शहर में भेजकर, चाहे वो सरकारी ही कॉलेज हो, मुझे पॉलिटेक्निक करा पाए। मैंने 10वीं हिंदी मीडियम से किया है और डिप्लोमा के फर्स्ट सेमेस्टर में सारा चीज़ इंग्लिश में था। तो मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि कैसे पढ़ना है और मैं कोई कोचिंग भी नहीं ले सकता था, क्योंकि सेम प्रॉब्लम, पैसे नहीं थे। तो फर्स्ट सेमेस्टर का जब रिजल्ट आया तो मैं 3-4 सब्जेक्ट में जस्ट पास था और एक सब्जेक्ट में मेरा बैक लग गया था।
फिर जब मैं सेकेंड सेम में पहुंचा तो मुझे समझ में आ गया था कि डिप्लोमा इजी कोर्स नहीं है, इसके लिए पूरा बहुत ही ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और फिर मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया और मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं लिया, मैं खुद से ही सारा चीज़ पढ़ता था और मैंने डिप्लोमा 70% के साथ पास आउट किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, एक एवरेज है। नॉर्मल इंसान 70% लगभग पास करता है। अपने इस कोर्स के दौरान अपने बेसिक नीड को पूरा करने के लिए मैंने कई बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया और मैंने कभी कोई बुक खरीदा नहीं। कॉलेज में सारा बुक अवेलेबल हो जाता था तो मैं कॉलेज की लाइब्रेरी से ही बुक लेके उसको पढ़ता था। कॉलेज में मेरा कहीं भी कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ और 2014 में मैं कॉलेज से पास आउट हो गया। 2014 आते आते मेरी फैमिली की स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई थी। मेरे पिताजी को कहीं काम नहीं मिल पा रहा था, जिससे घर में पैसे की बहुत ही ज़्यादा तंगी हो गई थी। तो ये सब मेरे आंखों के सामने हो रहा था, इसलिए मैंने जैसे तैसे करके एक छोटी सी कंपनी में हेल्परी का जॉब पकड़ लिया। और उस कंपनी का जो वर्किंग कल्चर था बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। मुझे 8 घंटे पूरा खड़ा ही रखा जाता था और मुझसे साफ़ सफाई कराया जाता था और जो वहाँ के कर्मचारी थे उनका बिहेवियर मेरे प्रति ठीक नहीं था, पर मेरे पास मजबूरी था, मैं उसको छोड़ भी नहीं सकता था। मैंने कुछ दिन वहाँ काम किया और यार मुझे याद है कि घर लौटते समय मेरे आँख से आंसू गिर जाते थे। मैं इतना थक जाता था और इतना अपमानित फील करता था। और इसी बीच क्योंकि मैं काम पे जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा थक जाता, मैं पढ़ाई भी मुझसे छूटता जा रहा था, है ना, इसलिए भी मैं थोड़ा टेंशन में उस समय रहता था। फिर एक दिन अचानक मेरे दोस्त ने कहा कि कॉलेज में एक और कंपनी आई है जो कि पास आउट स्टूडेंट को मौका दे रही है। मैं तुरंत कॉलेज पहुंचा और अपना रिज्यूम कॉलेज में सबमिट किया और भगवान की कृपा रही कि इस कंपनी में मेरा हो गया। अब मुझे प्रॉपर एक प्राइवेट कंपनी में जूनियर इंजीनियर का पोस्ट मिल गया, पर वहाँ पर भी सैलरी बहुत कम था। जब कोई डिप्लोमा कैंडिडेट कोई प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन करता है तो पहला साल उसे ट्रेनिंग में रखा जाता है। उस समय उसे डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग या जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग कहा जाता है और उस अवधि में उसे स्टाइपेंड दिया जाता है जो कि बहुत ही कम होता है। मेरे समय में भी मुझे स्टाइपेंड मिल रहा था जो कि बहुत कम था। सारा चीज़ काट कूट के मेरे हाथ में 5,500 रुपये तक आता था। मैं अपने बेसिक खर्चे रख के बाकी सारा पैसा घर भेज देता था फैमिली सपोर्ट के लिए। कुछ महीना इस तरह से चलता रहा। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि इस पैसे से ना तो मेरा बेसिक नीड पूरा हो पा रहा है ना मेरी फैमिली का। तो मैंने एक दिन पूरा बैठा और सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुझे एक ही सहारा दिखा कि मेरी पढ़ाई। तब मैंने फिर से पढ़ाई शुरू किया। हालांकि मैं पढ़ाई छोड़ चुका था और बहुत ही कम पढ़ता था, ना मात्र ही पढ़ता था, लेकिन जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे पढ़ना चाहिए तो मैंने फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। और इस समय मैं अभी कंपनी में काम भी कर रहा था और मेरा 10 घंटा करीबन कंपनी के काम में चले जाता था और वहाँ आने जाने में। तो मेरे लिए समय बहुत ही कम मिलता था पढ़ने के लिए। तो उस समय को यूटिलाइज़ करने के लिए मैंने अपनी एक रणनीति बनाई और उस रणनीति को फॉलो करने लगा। मैं एक दिन पहले डिसाइड कर लेता था कि मुझे अगले दिन पढ़ना क्या है। मैंने अपने रूम के दीवार में सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को चिपका रखा था। मैं सोने से पहले एक बार सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़ता था। और जाहिर सी बात है, नौकरी के लिए ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ना पड़ता है। तो मैंने भी ऑब्जेक्टिव बुक खरीद लिया और उसे पूरा पढ़ना शुरू कर दिया। और 1.5 साल करीबन मैंने खूब मेहनत किया। और हाँ, इस बीच मैं हर एक फॉर्म भरता था क्योंकि मुझे जो स्टाइपेंड मिलता था और उसका पैसा मैं अपने फॉर्म भरने में ही खर्च करता था और बाकी बचे हुए पैसे घर भेजता था। तो मैं एक पोस्ट का भी फॉर्म होता था तो मैं भरता था और उससे मैं एग्ज़ाम जाके देता था। इससे मुझे पता चलता था कि मेरा तैयारी कहाँ तक हुआ है, मैं कितने पानी में हूँ और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम देने से ये भी मुझे पता चलता था। तो मैं वो सब टॉपिक को अगले एग्ज़ाम में कवर करते जाता था। इससे मेरा तैयारी 1.5 साल में बहुत ही अच्छा हो गया। फिर 2016 में यूपीपीसीएल की फॉर्म आया। मैंने फॉर्म भरा और दिसंबर 2016 में मेरा फाइनल रिजल्ट आया। तो मुझे पता चला कि मेरा सिलेक्शन यूपीपीसीएल में हो गया है। तो उस दिन मैं बहुत ही खुश था और पूरे सप्ताह मुझे नींद नहीं आया कि मैं यूपीपीसीएल में सेलेक्ट हो गया हूँ। उसके बाद मैंने अप्रैल 2017 में यूपीपीसीएल ज्वाइन किया और फिर सबसे पहला सैलरी मुझे 10 दिन का मिला और ये अमाउंट जो है वो मेरा लाइफ का सबसे बड़ा अमाउंट था उस समय। मुझे बहुत ही खुशी हुआ। यूपीपीसीएल होने के बाद मेरी ज़िंदगी बदली, मेरे परिवार की भी ज़िंदगी बदली और मुझे नया नाम मिला, पहचान मिला, काम मिला। मैंने 2010 में मैट्रिक पास किया, फिर 2014 में मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया, फिर जाके 2017 में मेरा नौकरी लगा। मैंने करीबन 20 से 25 एग्ज़ाम दिए हैं
तब जाके यूपीपीसीएल में मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं हर एग्ज़ाम बाय एग्ज़ाम अपने आप को इम्प्रूव करता गया। अभी मैंने अपनी ज़िंदगी की जो कहानी था वो आपके सामने रखा और आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपने कहीं ना कहीं मेरे कहानी से खुद को जोड़ के देखा होगा और कुछ ना कुछ मेरे कहानी का आपके साथ भी घटित हुआ होगा। दोस्त, मैंने अभी अपनी लाइफ की स्टोरी आपके सामने रखा और इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको लाइफ में कभी भी हार नहीं मानना है। लाइफ में चाहे कितनी बड़ी बड़ी समस्या आ जाए, आपको हमेशा उसको सॉल्व करने का कोशिश करना है, हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है ना। वो कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको हमेशा कोशिश करना है और अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है, तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगा और ये आप लिख के ले लीजिए। और इसी के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। दोस्त, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबाना। मेरा अगला वीडियो जल्दी ही आने वाला है, तब तक आप रखिए अपना ध्यान। जय हिंद, जय भारत।